जैसा कि आपको ये बताया गया था रेजिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध के मामले में, हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं, अंग्रेजी में इसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस अर्थात रेजिस्टेंस टू टाइप्स के होते हैं हमारे, एक ओमीय होता है, एक अनोमीय होता है। ओमीय का मतलब ये होता है हमारा कि जो ओम के नियम का पालन कर जाते हैं वो ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं वो अनोमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। अब ओम का नियम होता क्या है हमारा? ओम का नियम जो होता है, ओम का नियम, ओम्स लॉ, ओम का नियम, जैसे अभी एक यूपीपीसीएल TG2 में 2019 में शिफ्ट 2 में क्वेश्चन आया हुआ था। कौन सा क्वेश्चन आया था? ये चित्र बना था और ये बना था, ये V था, ये I था। दूसरा क्वेश्चन बना था आपका, दूसरा चित्र ये बना था, ये V था, ये I था, और तीसरा चित्र ये बना था आपका, तीसरा चित्र ये बना था आपका V, ये I, और चौथा चित्र ये बना था ऐसे चित्र बना था, ये V था, ये I। इसमें ये लिखा था क्वेश्चन में, ओम निम्न चित्र में ओम का नियम पालन करता है, बस इतना लिखा था। निम्न चित्र में ओम का नियम पालन करता है। ये TG2 जानते हैं, TG2 ना, यूपीपीसीएल TG2, ये क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएल TG2 2019 शिफ्ट 2 में। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड TG2 अर्थात आप देखे होंगे जो लाइन मैन में काम करते हैं, जो फीडर गिराने का ऊपर काम करते हैं या चेकिंग करने आते हैं, वो यूपीपीसीएल के अंतर्गत आते हैं। अर्थात इनकी योग्यता होती है, इसमें फॉर्म भरने के लिए आप लोग 3 प्रकार से दे सकते हैं फॉर्म परीक्षा। सबसे पहले तो ITI होना चाहिए, ITI के साथ साथ आपका CCC का डिप्लोमा होना चाहिए। अब तो पेट भी लागू कर दिया है, तो पेट भी होना चाहिए। यदि ITI नहीं है तो पॉलिटेक्निक, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिक्स या इलेक्ट्रीशियन, 3 में से कोई एक चीज होना चाहिए। और पेट तो अब सब में लागू हो गए। और CCC का डिप्लोमा या कंप्यूटर साइंस से कोई डिप्लोमा, CCC नहीं है तो कंप्यूटर साइंस से एक डिप्लोमा होता है, या तो वो होना चाहिए आपके पास। यही हाल आपका रेलवे के जो कोई भी JEE की मेन की परीक्षा होगी तो यही होगा। तो ये भौतिक विज्ञान की फिजिक्स आपका, इससे 5 क्वेश्चन पूछा गया 2019 में। ये वाला क्वेश्चन जो पूछा गया, इसमें ये था, निम्न चित्र में ओम का नियम पालन करता है। अगर आपने ओम का नियम बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो आप इसका जवाब दे पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में जवाब नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल सही सी बात है। ओम का नियम देखिए, ये नहीं है कि ओम के नियम रट्टा मार दिया जाएगा। ओम का नियम ये था सर कि V बराबर होता है IR, ये होता है, लेकिन इसमें V बराबर IR थोड़ी ना काम कर रहा, इसमें तो V बराबर IR काम नहीं कर रहा। हालांकि ओम का नियम ये होता है समान ताप दाब पर, समान ताप दाब पर किसी भी वस्तु में अगर परिवर्तन किया जाए तो उसमें भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो, कोई परिवर्तन न हो, मतलब वो भौतिक अवस्था उनकी नितांक रहती, नियत रहती, बदलती नहीं है। अब भौतिक अवस्था होती है, आपका रासायनिक अवस्था होती है। रासायनिक अवस्था सबने केमिस्ट्री में पढ़ाया होगा,
रासायनिक अवस्था या रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अब भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, वो आपका भौतिक परिवर्तन कहलाता है। सीधी सी बात है। तो मतलब वहां पर सर ने, अगर आप कक्षा 12 में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा ओम्स का नियम, प्रतिरोध वाला चैप्टर, तो ये चित्र आपको बनाकर सर ने समझाया होगा कि इस नियम के अनुसार किसी वस्तु में समान दाब पर परिवर्तन किया जाए तो उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो तो उसका जो होगा V धारा I के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I। जब यहाँ समानुपाती का चिन्ह हटता है तो कांस्टेंट आता है V बराबर IR। ये R जो होता है कांस्टेंट जो होता है, जब भी मैंने शायद शुरुआत में तो क्लास चला के लिया करता था, अब तो बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी। तो जब भी कोई समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो हर जगह अलग अलग नियतांक आया करता है। मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि एक ही जगह सभी जगह एक ही नियतांक आता है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण था तो वहाँ का कैपिटल G आया था, यहाँ पर देखिए R आया है। ये नियम पढ़ा होगा, कूलॉम का नियम पढ़ा होगा, तो समानुपाती Q1 Q2 अपान R स्क्वायर था। तो यहाँ पर जब समानुपाती चिन्ह हटा था तो या तो K आया करता था, या तो सर ने लिया होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दिया था। इसकी वैल्यूएशन हो जाएगा 1/4 पाई 9 न्यूटन टू द पावर 9 न्यूटन मीटर पर कूलॉम स्क्वायर, ये सब ने बताया। मतलब हर जगह अलग नियतांक आएगा, अलग नियतांक आने पर आपका अलग ही वैल्यू उसकी आएगी। ठीक है, तो आपका ध्यान दीजिएगा इस पर ध्यान। जब ये समानुपाती है बेटा, इसने कहा है कि जो भी होता है वैद्युत धारा के समानुपाती होता है। इस समानुपाती का मतलब समझ लीजिए, जैसे ये हमारा समानुपाती नहीं है, मैं कितनी आवाज देके बोलूंगा लेकिन ये अपनी स्पीड में चलेगा। अगर समानुपाती का मतलब ये होता है कि जितनी मैं स्पीड से बोलूं तो उतनी स्पीड से ये चले, या मतलब जितना हम एक्सीलेटर लें तो गाड़ी उतनी तेज से दौड़े। मतलब धारा को, वोल्ट को बढ़ाते हैं तो धारा भी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, अगर वोल्ट तक घटाएंगे धारा भी उतनी ही घटती चली जाएगी। अब देखिए इनमें देखिएगा, ये ऊपर का मतलब ये वोल्ट और ये धारा करंट, ये वोल्ट ये धारा, ये वोल्ट ये धारा, ये वोल्ट ये धारा। देखिए इससे थोड़ा सा बात करें। अब देखिए इसमें इसकी बात कर रहे हैं, अगर वोल्ट यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं तो धारा भी देखिए धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही, चले जा रही है तो वोल्ट भी बढ़ता चला जा रहा है, धारा भी बढ़ती चली जा रही है। इसमें देख लीजिए वोल्ट यहाँ तक पहुंच गया, मान लीजिए 1 2 3 ये 4 में पहुंचाया वोल्ट को, लेकिन 4 में ये साइलेंट हो गया है, धारा तो बढ़ गई है, लेकिन ये वोल्ट 4 के ऊपर 5 में नहीं जा रहा। इसमें चलिए ये बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं, यहाँ पर वोल्ट धारा साइलेंट हो गई। इसमें देखिए कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है। ये समानुपाती पर डिपेंड नहीं होता, तो हमारा चित्र यही सही है, पहला ही सही है। ठीक है, तो ये होता है आपका समानुपाती पर निर्भर। ठीक है, तो ये होता है ओमी चालक। जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमी चालक कहते हैं, जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनोमी चालक कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा आगे कोशिश करते हैं इसको। आप रख नहीं रहे हैं तो मत लाइएगा, सिर्फ समझते रहिएगा, समझने के लिए बहुत कुछ है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें थोड़ा सा देखेंगे
ओम के नियम से संबंधित। अब धारा किसमें चलती है? चालक। चालक का मतलब आपका धातु, धातु को ही चालक बोलते हैं। एक होता है आपका चालक, एक होता है कुचालक, एक होते हैं आपके अर्धचालक। शायद पढ़ा होगा आपने। चालक क्या होते हैं? जो विद्युत का प्रवाह कर जाए, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर जाए, वो आपके चालक के अंतर्गत आता है। जिसमें आपका विद्युत प्रवाह न करे तो वो कुचालक या अचालक कहते हैं। अब अर्धचालक क्या होते हैं? जो ऐसी धातु जिसमें मतलब धारा चलेगी तो, लेकिन जरूर नहीं कि चल सकती है, चल सकती है, चल भी नहीं सकती, तो उनको क्या कहते हैं? हम अर्धचालक के अंतर्गत आते हैं। अब अर्धचालक के सर वो बता दीजिए हमें एग्जाम्पल रूप में। तो आपने पढ़ा होगा जर्मेनियम, बिस्मथ, एंटीमनी, ये आप क्या कहलाते हैं? अर्धचालक के अंतर्गत आते हैं। इनमें भी कुछ कंडीशनें होती हैं। इनमें ये कंडीशनें होती है जिनके बाह्य कोश में, अंतिम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनमें बिल्कुल धारा कन्वर्ट नहीं जाती है। जिनके अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें धारा बहती है, इसलिए ये अर्धचालक के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग शुरू से पढ़ेंगे आवेश, यानी कि चार्ज। चार्ज, अब चार्ज होता क्या है? चार्ज की डिफिनेशन में बताऊं आपको। एक तो एक रमफोर्ड हमारे वैज्ञानिक थे, रमफोर्ड जी। रमफोर्ड जी ने देखा थोड़ा सर्चिंग करके, आबनूस की लकड़ी शायद अब कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं कि वो नष्ट हो गए हैं, जो हम उनको पहचानते भी नहीं, लेकिन जो किताब में लिखा वो तो मानना पड़ेगा। देखिए, तो हम उसी की बात मान रहे हैं, क्योंकि उस वक्त हम भी नहीं थे। जो किताब में लिखा है वही हम बात मानने को तैयार हो रहे हैं। भाई ये किताब में लिखा है कि बल का मात्रक न्यूटन होता, तो मानना पड़ेगा आपको बल का मात्रक न्यूटन होता है। अब बल का मात्रक आप मीटर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, लकड़ी को और बिल्ली की खाल को आपस में रगड़ना चालू किया, आपस में रगड़ना चालू किया। तो उनने ये देखा कि जब बिल्ली की खाल ऐसे रख दी गई और आप उसकी लकड़ी ऐसे दे दी गई, उसने जमीन पे रख दिया, तो उन्होंने देखा कि जमीन में जो रखने पर धूल के कण, मोरम के कण, या मोरम में अभी आप चुंबक लेके चले जाए मोरम में, तो देखिए क्या कि मोरम के हल्के हल्के कण भी चुंबक में चिपक जाते हैं। देखा होगा आपको, क्योंकि जब चुंबक बनता है तो सिलिका से ही बनता है। सिलिका का फार्मूला होता है SiO2, और सिलिका को मोरम कहते हैं या बालू कहते हैं। तो अपने भाई के पास तो आ जाएगी ना वो, हालांकि उसका रूपांतर चेंज हुआ है, लेकिन वो अपने भाई के पास आएगी। मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि जब आप उसकी लकड़ी और बिल्ली की खाल को रगड़ते हैं, तो उसमें से कोई ना कोई धनायन बनता है और कोई ना कोई ऋणायन बनता है। कोई ना कोई मतलब पॉजिटिव चार्ज आता है और कोई ना कोई निगेटिव चार्ज आता है। अब निगेटिव चार्ज में चिपकता है कण या पॉजिटिव चार्ज में चिपकता है कण, ये बताना है आपको। मतलब फिर से सुनिए, जब ये बिल्ली की खाल थी, बिल्ली की खाल, ये आप उसकी लकड़ी हो गई, आप उसकी लकड़ी, या उसकी लकड़ी हो गई। इन दोनों को जब हमने आपस में रगड़ने के बाद बिल्ली की खाल को जगह तो रख दिया, आप उसकी लकड़ी को जमीन पर रख दिया, तो जमीन पर रखने पर ये देखते हैं कि आप उसकी लकड़ी में छोटे छोटे कण चिपक जाते हैं। भाई हमने प्रयोग करके नहीं देखा है, चलो हम प्रयोग करके दिखवा रहे हैं आपको। अभी आप अपने बालों में पेन रगड़िए और पेन को नीचे जमीन में रख दीजिए, क्या देखेंगे आप? पेन में हल्के छोटे छोटे कण चिपक जाएंगे। भाई आप उसकी लकड़ी तो हम पाएंगे नहीं, तो हम इसी को लकड़ी बना दिया। बिल्ली की खाल हम पाएंगे नहीं, तो हम अपने बालों को खाल बना दिया, ठीक है। तो आप ये समझिए, हम उनको दोनों का एग्जाम्पल छोड़ दिया, हम अपने बालों को और इस पेन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो ये पेन हो गया है आपका, भाई जो प्रेजेंट टाइम है उसी का एग्जाम्पल लीजिए, ये हमारे बाल हो गए, ठीक है। अब इन दोनों को रगड़ना चालू किया, तो पेन पर
आपके कण, धूल के कण या कागज के छोटे छोटे कण चिपक जाते हैं। तो अब आप ये बताइए कि इनमें कोई ना कोई धनायन तो है, कोई ना कोई निगेटिव चार्ज हो रहा है, कोई ना कोई निगेटिव पॉजिटिव चार्ज है। तो अब इसमें पॉजिटिव चार्ज कौन सा है, निगेटिव चार्ज कौन सा है, मतलब बाल पॉजिटिव चार्ज है कि निगेटिव चार्ज है, या पेन आपका निगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, ये बताना है आपको हमें। अब हम इस पर सोच में पड़ जाते हैं कि जवाब कैसे दें, मतलब पेन को पॉजिटिव चार्ज कहें कि निगेटिव चार्ज कहें, कि बाल को निगेटिव चार्ज कहें कि पॉजिटिव निगेटिव चार्ज कहें। अब ये समझ में नहीं आता। चलिए एक थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके मैं चलता हूँ तो जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे आप लोग अभी देखते होंगे, जिस दिन आपके पास पैसा या रुतबा आपके पास है तो आपके कई दोस्त हो जाते हैं, रुतबा आपका खत्म तो कोई दोस्त नहीं होता। मतलब जब हमारे पास जेब में पैसे थे तब हमारे पास रुतबा था, कई लोग हमारे दोस्त थे, हमारे जेब में खत्म मतलब निगेटिव बन गए, मतलब रेडी हो गए, पैसा खत्म हो गया तो कोई नहीं आया हमारे साथ। तो मतलब समझ गए कि पेन क्या बन गया आपका, पॉजिटिव बना, तभी तो धूल के कण इसमें चिपके आ करके, इसका मतलब ये क्या बना, निगेटिव बना, और ये आपका पॉजिटिव बना। तो पॉजिटिव जिस पर जो चीज घिसते हैं हम लोग, जिस पर घिसते हैं तो उनमें हमें पता नहीं चलता है। जिन पर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या धूल के कण आपके चिपकते हैं वो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, जिस पर नहीं चिपकते हैं वो निगेटिव चार्ज होता है। सिंपल परिभाषा समझ लिया आपने कि निगेटिव चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और धूल के कण आकर के एक्साइट होते हैं, आकर्षण करते हैं, वो आपका पॉजिटिव चार्ज कहलाता है, और जिस पर नहीं आते हैं सब तो वो आपका निगेटिव चार्ज होता है। राइट, तो चार्ज को डेफिनेशन समझिए। अब चार्ज क्या होता है, जब भी, फिर एक हमारे वैज्ञानिक आए आइंस्टीन जी, आइंस्टीन जी ने ये कहा, आइंस्टीन जी ने ये कहा कि जब कोई धातु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जब किसी धातु से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसके द्रव्यमान में कुछ कमी होती है। मैं भी इस बात पर सहमत हूं, लेकिन जब वो थोड़ा सा आगे प्रोसीड किया है वहां से मैं सहमत नहीं हो पाता हूं। ऐसे उनने ये कहा कि जब भी किसी धातु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उनके द्रव्यमान में कुछ कमी होती है, स्वाभाविक बात है। लेकिन उसने ये कहा कि जब कोई धातु किसी धूप में रख दी जाती है तो धूप में रखने से वो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं। भाई आपने प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो पढ़ा होगा, शायद जो इंटर पास कर चुके होंगे तो वो पढ़े होंगे शायद। प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम ये होता है कि जैसे कोई धातु है, धातु से कोई प्रकाश के इलेक्ट्रॉन, प्रकाश की किरणें आती हैं और इससे इलेक्ट्रॉन निकल करके ये चले जाते हैं, ये चले जाते हैं। तो ये धातु है, ये कह रहा है कि जब भी कोई धातु को प्रकाश में रख दी जाती है तो उसमें बराबर धातु को प्रकाश पड़ने के कारण से उनसे बराबर कंटिन्यूटी इलेक्ट्रॉन निकलते रहते हैं, तो उसके द्रव्यमान में भारी कमी आती रहती है। अगर ऐसा होता तो कोई भी धातु कितने दिन से कहीं रखी है, शायद जब से सूर्य निकल रहा है तो हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, हमारे बाबा भी नहीं पैदा हुए थे, तब से सूर्य निकल रहा है। अगर ऐसा होता तो कई ऐसी चीजें बाहर रखी रहती है, वो नष्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं। हाँ, निकलते तो हैं लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इन्हें कहा है कि जब भी किसी धातु से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या आते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग n कहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या मतलब आने वाले इलेक्ट्रॉन या जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को हम लोग n कहते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा जाएगा, या आने में कोई समय लगेगा, जाने में कोई समय लगेगा, तो उसको हम लोग t से व्यक्त करेंगे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻⁰, ये निगेटिव चार्ज होता है। अब प्रोटॉन का 1.6 × 10⁻⁻⁰ तो होता है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज के अंतर्गत होता है। तो आवेश को हम लोग Q से व्यक्त करते हैं, Q बराबर NE हो जाता है। मतलब उन्होंने ये कहा कि जब किसी धातु से कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है या आता है,
निकलने में ज़्यादा उनने जोर डाला है कि जब भी कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके भाग में कुछ द्रव्यमान में कुछ कमी होती है, तो वो कमी आपकी आवेश के इक्वल होती है। मतलब ये n क्या है, देने वाला इलेक्ट्रॉन या लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, त्यागी गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n दर्शाता है। फिर दूसरा फार्मूला ने ये बताया Q बराबर एक I T होती है। जैसे मान लीजिए कोई ये तार है, वायर जिसे कहते हैं, वायर हमने A से B तक ले लिया, यहां से यहां तक हम लोग धारा प्रवाहित कर रहे हैं। धारा मतलब विद्युत या करंट, धारा प्रवाहित कर रहे हैं। धारा प्रवाहित करने के बाद ये देखते हैं हम यहां से यहां तक कोई ना कोई समय निश्चित होगा पहुंचने का, कोई ना कोई निश्चित समय होगा। मान लीजिए T समय हमारा है। भाई बिजली आपकी घर से जाती है तो अब आने में कोई ना कोई समय तो लगता है, लेकिन उसका समय आप लोग नहीं जानते हैं। 1,86,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड की दर से बिजली चलती है। मोबाइल में सर्च कर लीजिएगा गूगल बाबा में कि बिजली, बोल दीजिएगा बिजली की चाल कितनी है, तो 1,86,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं बात समझ में आती है तो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ होती है। वो 1 मील कितने के बराबर होता है? 1609 के। इसका भाग दे दीजिए, आ जाएगा इसका। ठीक है, तो मतलब ये है कि विद्युत की जो चाल होती है, बिजली की चाल जो होती है, वो 1,86,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। तब हमें वो मालूम ही नहीं चलती है कि आज भी गई यार 1 किलोमीटर कितने किलोमीटर पर सेकेंड चलती है? 1,86,000 किलोमीटर पर सेकेंड की दर से। ये जो विद्युत का बल्ब होता है आपका, विद्युत का जो बल्ब होता है, 100 वाट की बात कर रहा हूँ। एक बल्ब होता है, आपको सभी जगह क्या, ये बल्ब की देखिए, ये बल्ब लगा हुआ है, ये शायद 200 वाट का या 150 वाट का होगा, 100 वाट का ना होगा। 100 वाट का छोटा होता है, 200 वाट का बड़ा होता है। ये 1 सेकेंड में, शायद अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में, विद्युत वाले चैप्टर में, प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर में बात बता रहा हूँ, सबसे नीचे से नीचे वाले पतले पतले अक्षरों से लिखा रहता है। जैसे आपका किताब खत्म हो गई, यहाँ पर पतले पतले अक्षरों से लिखा रहता है, वहाँ देखिएगा इंटरमीडिएट कुमार मित्तल की बुक की बात कर रहा हूँ, उसमें देखिएगा कि 1 सेकेंड में आपकी बुक्स में लिखा था या लिखा है 1 सेकेंड में 50 साइकिल प्रति सेकेंड। साइकिल का मतलब होता है चक्कर, किताब में साइकिल लिखा हुआ है, साइकिल का मतलब होता है चक्कर। मतलब तो उसका मैं कन्वर्ट करके बता रहा हूं, ये 1 सेकेंड में 50 बार चलता है, 50 बार घुसता है। ये 1 सेकेंड में 50 बार घुसता है, 50 बार चलता है। और दृष्टि निर्बंधता रोग के कारण हमें जलता हुआ प्रतीत कांति नीति होता है। और दृष्टि निर्बंधता रोग ये जन्म से होता है, इसकी कोई ताकत नहीं कि इसको शुद्धिकरण कर दे। क्यों? क्योंकि ये हमें जलता हुआ हमें प्रतीत होता है। चल, आज का बच्चा पैदा होता है, रोने लायक है, उससे पूछ लीजिए बेटा कि आपको जलता हुआ प्रतीत होता है? हाँ, चल, बुझ नहीं रहा, अरे जलता हुआ 1 सेकेंड में 50 बार जलता है, 50 बार घुसता है, इसलिए हमें कांति नीति को जलता हुआ दिखाई देता है। प्रैक्टिकल अगर करना है आपको तो प्रैक्टिकल तो बहुत सारे तरीका इसका प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको। अब आप गांव से मिलान करते हैं, गांव कौन सा है आपका? कमासी। चलिए, तो आपके पास जो भी गांव से मिलान करते होंगे उनके घर 2 होते हैं, लगभग 2 ही घर होते हैं। मतलब मिनिमम से बात कर रहा हूँ कि मिनिमम 2 घर होते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने हो जाए कोई मतलब नहीं। तो एक होता है रहने वाला घर और एक होता है आपका गाय भैंस बांधने वाला। अभी थोड़ा सा इसको डाउन कर दीजिए, ये भी बात रिकॉर्ड हो जाएगी ना। बी पॉइंट है, यहाँ आई वायर रखा गया है, वायर में आपका धारा प्रवाहित किया है, यहाँ से यहाँ तक जाने में कोई ना कोई समय लग रहा है।
तो हम लोग आवेश की परिभाषा समझ रहे हैं इधर Q बराबर I लिखा गया है, यानी कि किसी चालक में प्रवाहित धारा, किसी चालक में प्रवाहित धारा और धारा को जाने में लगा समय t के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है ना? फिर से समझिए इस बात को। किसी चालक में प्रवाहित धारा I, किसी चालक में प्रवाहित धारा I, किसी चालक में प्रवाहित धारा I तथा धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में लगा समय t के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहते हैं। यहां से अगर I बराबर निकालना चाहे तो Q अपान क्या बन जाएगा? T। तो इसकी डिफिनेशन दूसरी बन जाएगी, वैद्युत धारा की डिफिनेशन बन जाएगी। वैद्युत धारा की डिफिनेशन क्या बनेगी हमारी? ये आपका आवेश है और ये आपका समय है। तो समझिए, ये आवेश कोई ना कोई चालक में प्रवाहित होता है। आवेश का मतलब वही चार्ज है। तो एक जब कोई चीज बटे में होती है तो मैंने बताया था आपको, साइड एकांक शब्द जोड़ते हैं या मात्रक शब्द जोड़ते हैं या इकाई जोड़ते हैं। तो एकांक समय में किसी चालक पर उपस्थित आवेश की मात्रा को वैद्युत धारा कहते हैं। एकांक समय पर किसी चालक में उपस्थित आवेश की मात्रा को वैद्युत धारा कहते हैं। या मात्रक समय में किसी चालक पर उपस्थित आवेश की मात्रा को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है? तो नोट करना है तो नोट करते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे में चलता चला जा रहा है। ठीक है? तो समझते चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा है आगे वैद्युत धारा बता दिया आपको, और मुक्त इलेक्ट्रॉन समझना है। मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब समझिए, जैसे कि आपने देखा होगा 6, 7, 8 में 1, 2, 3, 4, 5 में हम लोग जब पढ़ते थे या आप पढ़ते थे तो कहते थे इंटरवल हो चुका है। इंटरवल, इंटरवल का मतलब होता है स्पेस, खाली स्थान। इंटरवल का मतलब खाली स्थान होता है। ये तो भी अब लेंस कहिए, तो हम लोग नहीं समझाते थे कि इंटरवल का मीन्स क्या होता है। ये मध्यावकाश, ज्यादा हिंदी में नीचे जाएंगे तो मध्यावकाश कहिए, ये खाली स्थान कहिए। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है, तो या तो फिर कोई उसमें इंटरवल में खाना खाता था, खाना जो नहीं लेके आता तो अपना खेलता था, मतलब उस वक्त पढ़ाई से बिल्कुल फ्री हो जाता था। मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं समझिए इस बात को। अभी आपको मैं घर में एक प्रयोग करना सिखाता हूँ। किसी डॉक्टर के पास जाइएगा और डॉक्टर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। मतलब एक तो डॉक्टर के पास जाते हैं आप लोग तो वो 300 का पर्चा है, 500 का पर्चा मतलब बनाता है और बना करके पर्चा लिख देता तो मेडिकल से परचेज कर लेते हैं। इसके बाद फिर गांव में आपने जाते हैं तो जो छोटे छोटे डॉक्टर हमारे बैठे हैं उनके यहाँ इंजेक्शन अपना लगवा लेते हैं। वो इंजेक्शन जो होता है, अच्छा इंजेक्शन कहते हैं किसी में बता दूँ, वो लगाने वालों को इंजेक्शन कहते हैं कि जो भरा होता है उसको इंजेक्शन कहते हैं। जो उसमें भरा होता है शीशी में, उसमें देखिएगा उसमें इंजेक्शन लिखा रहता है, और जो हम जिसमें भरते हैं उसको हम लोग डिस्पोजल बोलते हैं। ठीक है ना? ये सिरिंज बोलते हैं, ज़्यादा पहुँचिए तो सिरिंज बोलते हैं, और ज़्यादा होता है तो ये वो व्यक्ति कहते हैं इंजेक्शन लगा दो, तो उसको इंजेक्शन नहीं कहते, उसको डिस्पोजल या तो फिर आप सिरिंज बोलते हैं। इंजेक्शन उनको बोलते हैं जो लिक्विड रूप में होता है या पाउडर रूप में होता है। ठीक है?
तो उनसे वो ले आइएगा जो खाली पड़े रहते हैं, सिरिंज जिसे कहते हैं, उनको ले आइएगा। तो जैसे यही सिरिंज है बड़ा, तो इसको निकाल के फेंक दीजिएगा। उसको ऐसा सिस्टम ढूंढिएगा, या किसी सीसी रहती है, सीसी की ढक्कन निकालिएगा तो इतना ही, मतलब उस ढक्कन को ऐसे ये इसको बंद कर दीजिएगा, आगे से ढक्कन लगा के बंद कर दीजिएगा। आगे इस यहाँ पर ऐसे बना रहता है और यहाँ पर नीडल लगी रहती है, नीडल को निकाल कर फेंक दीजिएगा। और छोटा सा एक बल्ब आया करता है, और छोटा सा बल्ब इस तरह का होता है, ऐसे बल्ब होता है। तो एक बल्ब का तार, बल्ब यहाँ पर सेट कर दीजिएगा, एक तार अंदर डाल दीजिएगा और एक तार आपका निकल के यहाँ आ जाएगा। देख लीजिए, हो गया। अब इसमें एक चुंबक डाल दीजिएगा, चुंबक कोई भी डाल दीजिएगा, चाहे गोला हो, चाहे पतला हो, चाहे चौकोर हो, चाहे त्रिकोण हो, चाहे किसी प्रकार का चुंबक हो, डाल दीजिए। ऐसा चुंबक डालिएगा कि इसको हिलाने पर इधर उधर आ सके, मतलब इतना बड़ा चुंबक न डालिएगा कि आ न सके, यहाँ गति करना मतलब जरूरी हो सके। उस चुंबक में ऐसे तांबे के तार को पतले 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 लिपेट दीजिएगा। तांबे का तार लिपेट करके एक सिरा तांबे का यहाँ लगा दीजिएगा और एक सिरा जो बचेगा तो जो अंदर आया हुआ है आपका तार, बल्ब का तार यहाँ लगा दीजिएगा। और दूसरा तार जब निकल के हमारा यहाँ आएगा तो ये जो बल्ब का तार इधर से हमारा ये आया हुआ है तो इधर से इसको कंडक्ट कर दीजिएगा। अब इसको जितनी स्पीड से आप हिलाएंगे, जितनी स्पीड से आप हिलाएंगे, मतलब ये जरूरी नहीं है कि इसी में जोड़ा जाए, आप इसमें ही जोड़ दीजिएगा। जो बल्ब आपका जो लोहे का या शीशी में जो लगा रहता है, मतलब ये हो कि इसमें धारा प्रोवाइड हो जाए और यहीं पर लगा दीजिएगा इसको। जब बल्ब ये चुंबक में जब लिपटे हुए तांबे के तार हैं तो इसमें टच होगा या इसमें टच, इधर आएगा तो इधर टच होगा, इधर आएगा तो इधर टच होगा। जितनी स्पीड से आप हिलाएंगे उतनी स्पीड से आपका बल्ब जलेगा। कम स्पीड होगी तो कम जलेगा, ज्यादा स्पीड होगी हिलाने की आपकी तो ज्यादा स्पीड में चलेगा। तो मतलब अब मैं ये कह रहा हूँ कि मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते किसे हैं, तो इसमें से जब हमने इसको हिलाना चालू किया तो इसमें से इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से ही विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जिससे आपका धारा चलती रहती है। अब जैसे समझिए, एक कांच की नली हमने लिया, कांच की नली को एक तरफ हम बैटरी की विद्युत धनात्मक प्लेट से जोड़ दिया, एक तरफ ऋणात्मक प्लेट से जोड़ दिया। इसमें ऐसा पानी भर दिया, इसमें ऐसा पानी भर दिया। पानी में देखते क्या है, थोड़ी देर बाद ये देखेंगे कि पानी बॉयल होना शुरू हो गया। तो दोनों को जोड़ देंगे तो पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है। आप देखते होंगे इन्वर्टर की जो बैटरी होती है, जब बत्ती चली जाती है तो आप देखते हैं उनको ढक्कन खोल के देखिए कि पानी खौलना शुरू हो जाता है, गर्म होना शुरू हो जाता है। उनके जो इलेक्ट्रॉन है फ्री होना शुरू हो जाते हैं, इधर उधर जाना शुरू हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से ही आपका विद्युत धारा उत्पन्न होती है। धनात्मक कोई निकलेगा, कोई इलेक्ट्रॉन निगेटिव निकलेगा, उन्हीं के बल से आपका विद्युत धारा चलती है। तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन आपका इधर जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। मतलब इनका कोई स्थायी नहीं रहता। मतलब जो भाग से इलेक्ट्रॉन इधर उधर करते रहते हैं उनको कहते हैं हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन भी समझ गए आप। मुक्त इलेक्ट्रॉन के बाद आप समझ गए तो अनुगमन वेग या श्रांतिकाल। श्रांतिकाल भी देख लीजिए, पहले श्रांतिकाल देखिए। श्रांतिकाल, श्रांतिकाल किसे कहते हैं? श्रांतिकाल जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। श्रांतिकाल को हम लोग कहाँ से लेकर करते हैं? जो इंटरमीडिएट पढ़े होंगे तो वो जान रहे होंगे अच्छी तरह से। श्रांतिकाल को हम लोग कहाँ से लेकर करते हैं? तो टाउ बराबर
ये होता क्या है हमारा श्रांति काल कहते किसे, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना चालू किया, यहाँ तक पहुंचा, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो समय इलेक्ट्रॉन का लगता है उसे क्या कहते हैं, आपका श्रांति काल कहते हैं। अब इसी के बाद आता है अनुगमन वेग। अनुगमन वेग क्या होता है, अनुगमन वेग को हम लोग वीडी से व्यक्त करते हैं। वीडी बराबर होता है ANE, ठीक है, ANE × I ये। तो यहां से हम लोग का वीडी बराबर, अब वीडी क्या होगा, अनुगमन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जिस स्पीड से जा रहा है, जितने गति से जा रहा है, जितने वेग से जा रहा है, उस वेग को क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। इससे संबंधित न्यूमेरिकल आएंगे, आपको थ्योरी समझ के चलना है, उसी उसको नोट नहीं ज़्यादा करना है, परेशान न होइएगा, ठीक है। अब है आपका बहुत मोस्टली इम्पॉर्टेंट है, हाँ, श्रांति काल का फार्मूला समझ लीजिए। श्रांति काल औसत वेग बटे औसत समय, औसत वेग बटे औसत समय, श्रांति काल का। अब लेके चलता हूं मैं चालकता। चालकता किसे कहते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। चालकता को अंग्रेजी में कंडक्टिविटी बोलते हैं, इसे कैपिटल जी से व्यक्त कर देते हैं। और ये क्या है, मतलब G = होता है 1/R, मतलब प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। R अभी B बराबर आपने समझा IR होता है, तो R बराबर निकाल लेंगे तो B/I हो जाएगा। तो G बराबर रखेंगे 1/R, तो G बराबर 1/R की वैल्यू पुट कर दी कितना, I, ये B बराबर B/I हो गया। R बराबर यहाँ B/R क्या रख देंगे I, तो I ऊपर चला गया, तो G = हो जाएगा I/V। ये आपका चालकता की डेफिनेशन हो जाती है, चालकता को कैपिटल G से व्यक्त कर देते हैं। ये फार्मूला आपका 2021 में पूछा गया, IIT वाले में देख लीजिएगा, उठा के IIT में। अब देखना है प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन हमारा दो ही प्रकार से होता है, कौन कौन से, एक समांतर क्रम में, एक श्रेणी क्रम में, दो ही क्रम में होता है। तो पहले समझ लेंगे कि समांतर क्रम कैसे होता है, श्रेणी क्रम कैसे होता है। श्रेणी क्रम आपने देखा होगा, जितनी भी हमारे घर की वायरिंग होती है तो सबका सब कैसे होता है, समांतर क्रम में होता है। ये जितनी भी वायरिंग गई है सब समांतर क्रम में गई है। तो श्रेणी क्रम में कौन होता है, श्रेणी क्रम में जब आप दीपावली आ रही है, अभी दशहरा आ रहा है, देखा होगा कि घरों के ऊपर जो बाउंड्री होती है तो उसमें लटका देते हैं झालर, वो झालर श्रेणी क्रम में पूरी होती है। मान लीजिए ये आपका झालर यहाँ शुरू हो गई, यहाँ से आपका इस तरह चलती है, ऐसे लटका देते हैं आप। अभी इन वायर में यहाँ पर लगा दिया, फिर यहाँ पर लगा दिया, फिर यहाँ पर लगा दिया, फिर ऐसा, मतलब अगर आपने सोचा कि आपने इतना अंकार दें तो आप सोचें कि यहाँ जलता रहेगा, तो यहीं से घुसना चालू हो जाएगा, बुझ जाएगा। तो वो श्रेणी क्रम होता है। समांतर क्रम का मतलब होता है ऊपर नीचे चलता है। एक तरफ की, एक कमरे की लाइट कट गई है तो दूसरे कमरे की आपकी चलती रहेगी, ऐसा नहीं कि एक कमरे की लाइट चल रही गई तो दूसरे कमरे भी बुझ गए, ठीक है। तो हम लोगों को श्रेणी क्रम का फार्मूला समझेंगे, श्रेणी क्रम का फार्मूला कैसे होता है। दो प्रकार जोड़ते हैं इसको, एक तो आपका श्रेणी क्रम होता है, एक आपका समांतर क्रम होता है। तो पहला है आपका श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन।
श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम कैसे चलेगा देखिए बेटा, ये आपका श्रेणी क्रम है, ये, और ये चलेगा, इधर बैटरी लगा दीजिए, यहां कुंजी लगा दीजिए। कुंजी का मतलब ऑन ऑफ करने के लिए होता है बेटा, यहां कुंजी लगा दीजिए। ये के है, हमेशा धारा चलती है धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, यानी पॉजिटिव से निगेटिव की ओर चलती है। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। धारा सब में इक्वल जा रही है, यहां से I भी, यहां I पूरे में चली गई, लेकिन इसका V1 अलग रहेगा, इसका V2 अलग रहेगा, इसका V3 अलग रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास ये देखना है कि धारा का जो प्रतिरोध का सूत्र बनेगा वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा आपका। तो धारा जो चल रही है वो सब एक ही क्रम में चल रही है। आपको देखिए यहां से धारा चली गई और पूरा यहां से चली गई। बैटरी का विभवांतर पूरा V होता है, तो V बराबर हमारा हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3। देख लीजिए V बराबर होता है IR। जब V बराबर IR होता है तो I तो साइलेंट मोड में है, देख लीजिए I आपका साइलेंट है। देखिए जब यहां से धारा चलती है तो धारा यहां से I चली, तो यहां तो बदली तो नहीं है आपकी धारा, तो वही चलेगी, सामने धारा चलेगी। तो V1 बराबर हो जाएगा I1 R1, V2 बराबर हो जाएगा I R2, V3 बराबर हो जाएगा I R3। देख लीजिए इसमें पुट कर दीजिए, तो V बराबर IR रखना है तो IR रख दिया, V1 की जगह I R1, V2 की जगह I R2, V3 की जगह I R3। तो I कॉमन निकाल लीजिए, तो I कॉमन निकल गया तो R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये I से I कैंसिल आउट हो गया, तो R इक्वल टू निकल के आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। अब जितने और होंगे तो जोड़ देंगे उसी में। मान लीजिए 3 है, 4 है आपके पास, तो जोड़ के चलेंगे। ये श्रेणी क्रम का फार्मूला आ जाता है। ठीक है, तो कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि जब प्रतिरोधों को अधिकतम प्राप्त करना होता है, प्रतिरोध को अधिकतम प्राप्त करना होता है, तो उनको किस क्रम में जोड़ना चाहिए, तो श्रेणी क्रम। ठीक है, तो श्रेणी क्रम का फार्मूला ये है बेटा, नोट कर लेना है इसको फार्मूले में। अब मैं आपको समांतर बता दूं, इसको नोट कर लेना है, इससे संबंधित निवेदन बताऊंगा आपको। समझते चलिए, जिनके पास कॉपी है तो नोट कर लेना है, कॉपी न हो तो अपना समझते चलिए। ठीक है, नोट हो गया बेटा, इरेज कर दे। तो आगे आपका समांतर क्रम नंबर 2, समांतर क्रम। दोनों इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह सकता हूं कौन सा इंपॉर्टेंट है, किससे संबंधित ज्यादा निवेदन आते हैं, दोनों से निवेदन पूछे जाते हैं। समांतर क्रम कैसे जुड़ेगा ध्यान दीजिएगा। यहां आपकी कोई बैटरी A पॉइंट है, यहां से एक कंडक्टर ये लग गया और दूसरा कंडक्टर ये चलता है और ये लग गया। तीसरा चलता है ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। बैटरी हमारी ये जुड़ गई, यहां पे कुंजी लगा दी गई, ये B पॉइंट हो गया, ये A पॉइंट हो गया। अब देखिए धारा हमारा कहां चलती है, प्लस से माइनस की ओर। यहां तक तो I
एक ही तार चल रहा है, लेकिन तार हमारा यहाँ से बढ़ रहा है। तो I1 गई इधर, ये I2 इधर गई, ये I3 इधर गई, लेकिन जो V था वो समान रहेगा। इसमें V जो है पूरे में समान रहेगा। तो ध्यान दीजिए, कुल धारा किसके बराबर है? I के ही बराबर रहेगी। तो I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, और ज्यादा होने तो I और 3। तो ध्यान दीजिए, V बराबर हमारा IR से, यहाँ से I बराबर निकालेंगे तो V अपान R हो जाएगा। तो I1 बराबर हो जाएगा V अपान R1, I2 बराबर हो जाएगा V अपान R2, I3 बराबर हो जाएगा V अपान R3। पुट कर दीजिए उसमें, तो I की जगह पुट कर रहे हैं कितना? V अपान R, I1 की जगह V अपान R1, V अपान R2, V अपान R3, V अपान R, V कॉमन तो 1 अपान R1, 1 अपान R2, 1 अपान R3। तो V से V कैंसिल आउट कर दिया, तो 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ये आपका समाप्त करना फॉर्मूला। एक न्यूमेरिकल देता हूं इस तरह का संबंधित। किसी वैद्युत परिपथ में चार प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। जबकि उन प्रतिरोधों का मान 3 ओम है। मतलब समान प्रकार के ना, सबको R1 भी 3, R2 भी 3, R3 भी 3, R4 भी 3, है ना। बताइए फार्मूला से रख करके कितना आया? 12 ओम। ठीक है ना। अगर इसी को हम समांतर में जोड़े तो कितना आ जाएगा? हाँ, ठीक है। तो इससे संबंधित आप न्यूमेरिकल देख के समझ गए होंगे। उसको परिवर्तन करना पड़ेगा ना आपको, तो इससे संबंधित आपको करना पड़ेगा। वैसे समांतर क्रम का जैसे आपका फार्मूला है 1/r बराबर कितना? 1/r1 प्लस 1/r2
1/r4, तो आपका सबका 1/3 है, 3 + 1/3 + 1/3 + 1/3 1/r। तो अब r निकालना है तो मैं बेस लेके चल रहा हूँ आपको कि इसको याद नहीं करना पड़ेगा, लगाना नहीं पड़ेगा। इसका 3 एलसीएम आ गया, 1 + 1 + 1 + 1, तो 1/r बराबर 4/3, यानी r बराबर 3/4। मतलब ये देख रहे हैं आप कि यहाँ पर जब समान प्रकार के हों, जब समान प्रकार के हों, तब यहाँ पर आपका r बराबर r डैश बराबर r/n कर देगा, ये समांतर का सूत्र हो जाता है। n क्या थे, 4 थे, तो तभी तो 4 आए। कब किस पोजीशन में? समांतर की पोजीशन में बता रहे हैं। और श्रेणी में तो आप अच्छी तरह जानते हैं, जैसे 4 थे वहां पर, 3 × 12 में से कर दिया, तो श्रेणी में r डैश बराबर n × r कर देना, n × r कर देना। समान वाले में बात कर रहा हूं मैं आपसे, समान वाले में जब उनका प्रतिरोध समान, अभी आपका समान में 4 प्रतिरोध थे और r कितना था, 3, तो 4 के बाद आ गया। अब यहाँ पर देखिए r डैश बराबर r कितना था, 3 था, अब कितने थे, 4, तो 3/4 आ गया। ठीक है, तो वहां पर भी लगाने का काम नहीं है, सीधे ट्रिक रखिए, ये आंसर बनेगा। इस तरह से ट्रिक बनती है आपकी, नहीं तो तभी आप वो बगल वाला पसीना दूसरा लगा यार, बहुत लंबा सवाल आया, पहले सूत्र लिखा, फिर आप लाशा दिया, लाशा देने के बाद हिपालता, तो उसको 2 मिनट खर्च हो गए, आप 1 सेकंड नहीं लगाते थे। तो इस तरह ट्रिक आ सकती है। तो मैं यहाँ से काम यही खत्म कर देता हूँ, तो यूज कर लीजिए, फिर अगले नेक्स्ट राउंड में मिलते हैं आपको।